सलाम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू का एक और एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम। आजकल क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में? बस नेपाल के बारे में सोच रही थी, जो वहाँ हाल ही में हुआ है। वो कोई छोटी बात नहीं है। एक पूरी की पूरी जेनरेशन, जेन जी, सड़कों पर उतर आई। एक भूचाल सा आ गया वहाँ के सिस्टम में। हाँ बिल्कुल, खबरों में तो देखा ही था। तस्वीरें काफी परेशान करने वाली थी। तो चलिए आज इसी पर ही बात करते हैं, इसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। ये नेपाल में जो जेन जी का गुस्सा फूटा है, ये आखिर है क्या, क्यों हुआ ये सब, और इसके मतलब क्या है आगे के लिए? हमारे पास जो जानकारी है उसी की बुनियाद पर समझते हैं कि असल में माजरा क्या है। सही। तो शुरुआत कहां से हुई, ये आग लगी कैसे? सुना है सरकार ने कुछ सोशल मीडिया एप्स बैन कर दी थी, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह। क्या ये वही वजह थी? हाँ, देखिए, फौरी वजह तो यही बनी। उस वक्त जो केपी शर्मा ओली की सरकार थी, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाने की कोशिश की। कहा गया कि इससे समाज में गलत खबरें फैल रही हैं, सोशल डिसऑर्डर हो रहा है। लेकिन ये नौजवान नस्ल के लिए सिर्फ ऐप्स बैन होने की बात नहीं थी। उन्हें लगा कि ये उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। आवाज दबाने की कोशिश? मतलब वो पहले से इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे थे अपनी बात कहने के लिए? बिल्कुल, वो पहले से ही इन प्लेटफॉर्म्स पर, खासकर टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर #NepoKids और #NepoBabies जैसे हैशटैग्स इस्तेमाल करके करप्शन पर, बड़े नेताओं और उनके बच्चों की लाइफस्टाइल पर, सिस्टम की नाकामी पर खुलकर बोल रहे थे। अच्छा। तो जब बैन लगा, उन्हें लगा कि उनकी बोलने की आजादी पर हमला हुआ है। ये सिर्फ एक टेक्निकल बैन नहीं था, ये एक पॉलिटिकल मैसेज था उनके लिए। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। तो ये जो डिजिटल गुस्सा था, ये सड़कों पर कैसे आ गया? सिर्फ ऐप बैन से इतनी बड़ी तहरीक, इतना बड़ा हंगामा कैसे खड़ा हो गया? यहाँ पर जेनजी का तरीका देखने वाला था। जैसे ही बैन लगा, लोगों ने फौरन इसका तोड़ निकाल लिया। VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अच्छा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक VPN का इस्तेमाल, आप यकीन नहीं करेंगे, 8000 गुना बढ़ गया। एकदम से 8000 गुना। हाँ। मतलब साफ था कि वो चुप नहीं बैठने वाले, अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे। उन्होंने सरकार को दिखा दिया कि डिजिटल दुनिया में पाबंदी लगाना इतना आसान नहीं। ये तो जबरदस्त रिएक्शन था। तो फिर इस डिजिटल डिफायंस के बाद क्या हुआ? इसके बाद ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन, ये सड़कों पर आ गई। अब ये सिर्फ डिजिटल मीडिया बंद की लड़ाई नहीं रही, ये उससे बहुत आगे निकल गई। ये करप्शन के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई बन गई। वो जो ऑनलाइन बोल रहे थे, अब वो सड़कों पर नारा बन गया। और फिर हमने देखा कि हालात काफी बिगड़ गए। पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर चढ़ गए लोग, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को आग लगा दी गई। हाँ। सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ। ये एस्केलेशन कैसे हुआ इतनी जल्दी? हाँ, गुस्सा जैसे बेकाबू हो गया। नौजवानों का जो जोश था वो डिस्ट्रक्टिव हो गया। वो पार्लियामेंट की इमारत पर चढ़ गए, जो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी निशानी है ना। सही। प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर को आग लगा दी, सुप्रीम कोर्ट को भी निशाना बनाया गया। इससे पता चलता है कि गुस्सा सिर्फ सरकार पर नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम पर था। उन सभी अदारों पर था जिन्हें वो इस हालत का जिम्मेदार समझ रहे थे। और इन सब में वो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स भी निशाने पर आए। हिल्टन, हाइट रीजेंसी जैसे होटल्स को भी आग लगा दी गई। इनका क्या कनेक्शन था इस सब से? ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, हिल्टन काठमांडू, हाइट रीजेंसी, वर्नाबास म्यूजियम होटल, ये सब बड़े नाम निशाने पर आए। हिल्टन तो शीशे का एक बड़ा सा टावर है, पिछले साल ही खुला था। इसे शंकर ग्रुप के शाहिल अग्रवाल ने खोला था, जो एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है। अच्छा। हायट रीजेंसी मशहूर बौद्धनाथ स्टूपा के पास है, टूरिस्ट के लिए एक मेन अट्रैक्शन। और वर्नाबास होटल के मालिक तो खुद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, राजेंद्र बाजगाइन। उन्होंने बाद में रिजाइन भी कर दिया और प्रोटेस्टर से हमदर्दी भी दिखाई। तो इन होटल्स को टारगेट करने के पीछे क्या सोच थी, क्या मैसेज देना चाहते थे वो? देखिए, नौजवानों का कहना था कि ये लग्जरी होटल्स, नेताओं की ऐशगाएं, एलीट क्लब्स, ये सब उस शदीद ना बराबरी की निशानियां हैं जो मुल्क में फैली हुई हैं। इनइक्वालिटी की।
सही, एक तरफ आम आदमी बेरोजगार है, 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, और दूसरी तरफ ये चमकती हुई इमारतें हैं जहां एलीट लोग ऐश करते हैं। उनके लिए ये होटल्स करप्शन और नेपो कल्चर का सिंबल बन गए थे। मतलब एक सिंबॉलिक अटैक था ये। बिल्कुल। और इसका असर भी हुआ। इन हमलों से होटल इंडस्ट्री को लगभग 25 अरब नेपाली रुपए का नुकसान हुआ। अकेले हिल्टन को 8 अरब से ज्यादा का। ये उनके गुस्से का इकोनॉमिक टारगेट था एक तरह से। और इस पूरे हंगामे में सबसे अफसोसनाक बात, जानी नुकसान भी हुआ। कितने लोग मारे गए? अफसोस की बात है, हाँ, बहुत अफसोसनाक। कम से कम 51 लोगों की जानें गईं और 1300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ओ गॉड। ये 2008 में जब सिविल वॉर खत्म हुआ था और मोनार्की अबॉलिश हुई थी, उसके बाद नेपाल में होने वाला सबसे बुरा वायलेंस था। आखिरकार इतने प्रेशर में प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को रिजाइन करना पड़ा। लेकिन उनके इस्तीफे से भी लोगों का गुस्सा फौरन ठंडा नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। ओली के जाने के बाद भी गुस्सा कम नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मसला सिर्फ ओली नहीं थे। बिल्कुल, वही बात है। तो अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। ये साफ है कि ये सिर्फ ऐप्स पर पाबंदी या होटल्स जलाने का मामला नहीं था। जैसा आपने शुरू में कहा, ये गुस्सा सालों से अंदर ही अंदर उबल रहा था। इसके पीछे असली बुनियादी वजह क्या थी? हाँ, वही समझना है। बिल्कुल सही, ये कई सालों का जमा हुआ गुस्सा था। असल मसले कहीं ज्यादा गहरे और पुराने हैं। सबसे पहले तो करप्शन। नेपाल में करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखें तो एशिया में इसकी रैंकिंग सबसे खराब में से है। कितनी? 100 में से सिर्फ 34 नंबर। आप सोच सकते हैं, भूटानीज रिफ्यूजी स्कैम, जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर लोगों को अमेरिका भेजने की कोशिश हुई। मैंने सुना था इसके बारे में। हाँ, और फिर गोल्ड स्मगलिंग स्कैंडल, जिसमें बड़े नेताओं के नाम आए। ऐसे कई बड़े मामले सामने आए। लोगों को लग रहा था कि उनका पैसा लूटा जा रहा है और नेता अपनी जेबें भर रहे हैं। और वहां की सियासत में भी स्टेबिलिटी नहीं रही है ना, सरकारें आती जाती रहती हैं। ये एक और बहुत बड़ा मसला है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पिछले 17 सालों में 13 बार सरकारें बनी और बिगड़ी हैं। 13 बार? हाँ, 13 बार। कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया। जब सरकार ही टिक नहीं पाएगी तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? पॉलिसी कैसे बनेगी? काम कैसे होगा? इस इंस्टेबिलिटी से आम आदमी का भरोसा सिस्टम पर से उठ गया था। और आम नौजवानों के लिए मौकों की कमी, वो नेपो किड्स वाली बात जो आपने कही। हाँ, ये नौजवानों के गुस्से की एक बहुत बड़ी वजह थी। इनइक्वालिटी और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ी खाई है। नेताओं और अमीर लोगों के बच्चे, जिन्हें सोशल मीडिया पर #नेपोकिड्स या #नेपोबेबीज कहा जा रहा था, वो बाहर पढ़ने जाते हैं, आइश करते हैं, उन्हें आसानी से नौकरियां मिल जाती हैं। और आम लड़का? जबकि आम नौजवान जिसके पास कनेक्शंस नहीं है, उसके लिए मुल्क में अच्छी नौकरियां नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मुल्क की इकॉनमी ज्यादातर बाहर काम करने वाले नेपालीज के भेजे हुए पैसे यानी रेमिटेंसेस पर डिपेंड हो गई है। कितना % बताया था आपने? जीडीपी का लगभग 27%। आप अंदाजा लगाइए, रोजाना डेली 1500 से ज्यादा नौजवान नौकरी की तलाश में मुल्क छोड़ने पर मजबूर है। ये कैसा फ्यूचर है उनके लिए? कहाँ जाएं वो? ये तो बहुत सीरियस सिचुएशन है। और सियासत पर भी कुछ खास खानदानों का ही कब्जा रहा है शायद। बिल्कुल, डायनास्टिक पॉलिटिक्स। सियासत पर चंद खानदानों का ही दबदबा रहा है। ओली, प्रचंडा, डूबा जैसे नाम बार बार पावर में आते रहे हैं। नौजवानों को लगता था कि ये लोग आपस में ही कुर्सी का खेल खेलते रहते हैं। उनकी कोई नहीं सुनता। उनके मसलों पर, उनके फ्यूचर पर कोई सीरियस बात ही नहीं करता। उन्हें सिस्टम से बिल्कुल बाहर फील हो रहा था, एलियनेटेड। और इन सब के बीच नेपाल में नौजवानों की आबादी भी बहुत ज्यादा है। क्या ये भी एक फैक्टर था? हाँ, ये एक क्रूशल फैक्टर है। यूथ बल्ज। मुल्क की लगभग 40% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। 40%? हाँ, ये एक ऐसी नस्ल है जो पहली नस्लों से ज्यादा कनेक्टेड है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया से जुड़ी हुई है, ज्यादा जानकार है। और वो पुराने सिस्टम से, पुरानी सियासत से सख्त मायूस थी, डिसइल्यूजन्ड। वो चेंज चाहती थी, अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर चाहती थी। और जब उन्हें लगा कि उनकी सुनी नहीं जा रही, तो उन्होंने अपनी आवाज खुद बुलंद की, अपने तरीके से। यहां से ये मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। ये जो प्रोटेस्ट हुआ,
ये पहले के प्रोटेस्ट से अलग कैसे था? इन नौजवानों का काम करने का तरीका, उनका प्लेबुक क्या था? क्या ये कोई पुरानी पॉलिटिकल पार्टी की मूवमेंट थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल नया तरीका था। ये जेन जी का अपना प्लेबुक था। पहली बात तो ये कि ये डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन थी। उन्होंने टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया प्लानिंग, कम्युनिकेशन और मोबिलाइजेशन के लिए। मतलब टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। बिल्कुल। और ये काफी हद तक लीडरलेस मूवमेंट थी, यानी इसका कोई एक सेंट्रल लीडर या ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो सबको कंट्रोल कर रहा हो। ये ऑर्गेनिक थी, नीचे से ऊपर आई थी। और उनके तरीके भी नए थे, झंडों की जगह मीम्स और हैशटैग्स। ये थोड़ा समझाइए। बिल्कुल, पार्टी के झंडों की जगह आपको मीम्स, क्रिएटिव वीडियोस और हैशटैग्स, हैशटैग नेपो किड्स, हैशटैग नेपो बेबीज नजर आए। उन्होंने समंदरी डाकुओं जैसे निशान, पायरेट सिंबल्स इस्तेमाल किए, जो शायद सिस्टम के खिलाफ बगावत का सिंबल था। इंटरेस्टिंग। अपने मुल्क के पेट्रियोटिक गानों का इस्तेमाल किया। उन्होंने दिखा दिया कि लोगों को जोड़ने और प्रोटेस्ट करने के लिए अब पुरानी पॉलिटिकल पार्टियों के स्ट्रक्चर और तरीकों की जरूरत नहीं रही। मीम्स और हैशटैग्स भी उतने ही पावरफुल हथियार बन सकते हैं जितने पहले नारे या झंडे होते थे। ये कम्युनिकेशन का नया दौर है। और उनकी लड़ाई किसी खास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की नहीं थी, मतलब लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई नहीं थी। नहीं, और यही इसकी सबसे खास बात है। ये लड़ाई किसी खास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट होने की नहीं थी। उनका फोकस बहुत क्लियर और प्रैक्टिकल था। करप्शन खत्म हो, हमें नौकरियां मिलें, हमें इज्जत मिले और सिस्टम में मेरिटोक्रेसी हो, यानी काबिलियत की कदर हो, ना कि कनेक्शंस की। प्रैक्टिकल डिमांड्स। हाँ, इसे कुछ एनालिस्ट पोस्ट आइडियोलॉजिकल पॉपुलिज्म कह रहे हैं। मतलब आइडियोलॉजी से ज्यादा रिजल्ट्स पर जोर, प्रैक्टिकल मसलों के हल पर जोर। वो सिस्टम को ठीक करना चाहते थे, उसे किसी खास आइडियोलॉजी के रंग में रंगना नहीं। और इसी दौरान एक नया चेहरा बहुत तेजी से उभरा, बैलेंस शाह। वो कौन है? क्या वो इस नई लहर, इस नई सोच को रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, बैलेंस शाह एक तरह से इस नई सोच, इस नई एनर्जी की निशानी बनकर उभरे हैं। वो कोई पुराने नेता नहीं है, वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। उन्होंने इंडिया के कर्नाटका से मास्टर्स किया है। इंजीनियर है? हाँ, और वो एक मशहूर रैपर भी है। और सबसे बड़ी बात, 2022 में वो किसी पार्टी से नहीं बल्कि आजाद उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर काठमांडू जैसे इम्पोर्टेंट शहर के मेयर चुने गए। यह अपने आप में एक बड़ी बात थी। उनमें से क्या खास बात है जो नौजवानों को इतनी पसंद आ रही है? लोग उन्हें फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर तक कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ बातें बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बात, वो उन नौजवानों की जुबान बोलते हैं, उनके मसलों को समझते हैं। वो सूट वूट पहनकर भी आम लोगों के साथ जमीन पर बैठ जाते हैं। डाउन टू अर्थ। बिल्कुल। उनका काम करने का तरीका भी बिल्कुल नया है। मेयर बनने के बाद उन्होंने म्युनिसिपल काउंसिल की मीटिंग्स का लाइव टेलीकास्ट शुरू कर दिया, यानी पूरी ट्रांसपेरेंसी जो लोग देखना चाहते थे। गुड मूव। शहर में कचरा मैनेजमेंट का बड़ा मसला था। उन्होंने प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर उसे बेहतर किया। इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस हटवाईं, चाहे वो कितने भी पावरफुल लोगों की क्यों ना हो। यहाँ तक कि एक नदी तो कुलचा रिवर, जो लगभग गायब हो चुकी थी, उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश की। मतलब वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर फोकस कर रहे हैं, जमीनी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो डेटा के बुनियाद पर फैसले लेते हैं, सोशल मीडिया पर लोगों से डायरेक्ट बात करते हैं, उनके सवाल लेते हैं, और करप्शन के मामले में उनका जीरो टॉलरेंस अप्रोच है। लोग, खास तौर से नौजवान, उन्हें एक ऐसे लीडर के तौर पर देख रहे हैं जो काम करना जानता है, जो उन जैसा है, जो पुरानी सुस्त सियासत से अलग है। वो इस बात का जिंदा सबूत है कि अब बाहर का आदमी भी बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड या पार्टी सपोर्ट के पुरानी पार्टियों को चैलेंज कर सकता है और जीत सकता है। उनकी जीत ने बहुत से नौजवानों को उम्मीद दी है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकाला जाए? ये जो कुछ नेपाल में हुआ, अब आगे क्या होगा? फ्यूचर कैसा लग रहा है? काफी उथल पुथल है अभी भी। अभी सिचुएशन काफी अनसर्टेन है। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आर्टिकल 76 का जिक्र है, अब जो भी नई सरकार बनाने का दावा करेगा उसे 30 दिन के अंदर पार्लियामेंट में अपनी मेजॉरिटी साबित करनी होगी। और अगर कोई पार्टी या कोलिशन मेजॉरिटी साबित ना कर पाया तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाएगी और 6 महीने के अंदर नए इलेक्शंस कराने होंगे। तो अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का खतरा बना हुआ है।
क्या ऐसे हालात में आर्मी के आने का कोई चांस है, या फिर से राजेशाही, मोनार्की की वापसी? ऐसी बातें भी सुनने में आती रहती हैं। देखिए, नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मिलिट्री रूल मुमकिन नहीं है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। और जहां तक राजशाही की वापसी की बात है, तो कुछ महीने पहले कुछ लोगों ने इसके लिए कोशिश जरूर की थी, प्रोटेस्ट्स भी हुए थे, लेकिन पब्लिक का बड़ा तबका उनके साथ नहीं आया, सपोर्ट नहीं मिला। हाँ, वो कोशिश फेल हो गई। तो राजशाही की वापसी का ऑप्शन भी अब लगभग खत्म ही लगता है। लोग अब दोबारा राजा का शासन नहीं चाहते, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिर इस क्राइसिस का सलूशन क्या है? फौरी तौर पर क्या करने की जरूरत है? एक बहुत अहम सवाल उठता है कि आगे बढ़ने का सही रास्ता क्या हो। सबसे पहले तो एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, यानी सच्चाई और सुलह कमीशन की सख्त जरूरत है। हाँ, ये जरूरी लगता है। एक ऐसा इंडिपेंडेंट कमीशन जो इस पूरे वायलेंस की जांच करे, खास तौर पर जो नौजवान मारे गए उनके मामले को देखे। और ये कमीशन लोगों की शिकायतें सुने, चाहे वो करप्शन की हो, इनइक्वालिटी की हो या रिप्रेजेंटेशन की कमी की, ताकि जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखा जाए और फ्यूचर में ऐसा ना हो। लोगों का सिस्टम पर भरोसा बहाल करना बहुत जरूरी है। हीलिंग प्रोसेस शुरू करना होगा। और पॉलिटिकल फ्रंट पर क्या लगता है, अगर नए इलेक्शंस होते हैं तो क्या देखने को मिल सकता है? अगर नए इलेक्शंस होते हैं तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या बालेन शाह जैसे नए नॉन ट्रेडिशनल चेहरों को और ज्यादा कामयाबी मिलती है। क्या नई पॉलिटिकल पार्टीज बनेंगी जिनकी बुनियाद उसी पोस्ट आइडियोलॉजिकल पॉपुलिज्म पर हो, यानी प्रैक्टिकल मसलों के हल पर? या फिर पुरानी पार्टियां बदलेंगी? हाँ, या फिर क्या पुरानी पार्टीज खुद को बदलेंगी, नए साफ सुथरे चेहरों को आगे लाएंगी। एक बात तो तय है, अब कोई भी पार्टी, चाहे वो पावर में हो या ऑपोजिशन में, किसी ऐसे लीडर को आगे करने से पहले 100 बार सोचेगी जिस पर करप्शन का सीरियस इल्जाम हो या जो पब्लिक से कटा हुआ हो। सही। क्योंकि जेन जी अब बहुत जागरूक है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत पावरफुल हो चुकी है। वो अब पुरानी सियासत को आसानी से एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं लगती। ये नेपाल के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। क्या ये नई नस्ल सिर्फ प्रोटेस्ट करने तक रहेगी या वो गवर्नेंस में भी अपना रोल प्ले करेगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। और ये सब कुछ एक बड़ा और अहम सवाल खड़ा करता है जो सिर्फ नेपाल तक महदूद नहीं है। क्या सवाल? क्या नेपाल में जो कुछ हुआ वो दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए भी एक इशारा है, खास तौर पर उन मुल्कों के लिए जहां नौजवान नस्ल अपनी लीडरशिप से, अपने सिस्टम से इसी तरह नाखुश और मायूस है। टेक्नोलॉजीज की पुरानी तकसीम से हटकर प्रैक्टिकल मसलों के हल, ट्रांसपेरेंसी और काबिलियत पर मबनी सियासत फ्यूचर के पॉलिटिक्स का नया रास्ता बन सकता है। ये सोचने की बात है, इस पर गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। इस पूरी जानकारी को इकट्ठा करने का काम हैदर हसन ने किया है। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू का ये खास प्रोग्राम। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।